नमस्कार, मैं अश्विनी। आज हम न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पाउल हिमालय फाउंडेशंस। ये नाम से ही ये खुद एक एनजीओ लग रहा है। यह पाउल हिमालय फाउंडेशन, वैसे तो ये फॉरेन इंडियन एनजीओ नहीं है, ये बाहर का एनजीओ है। जो कि इंडियन जो डायरेक्टर है वो सचिन सचदेवा जी, जैसे यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है, जो इंडियन डायरेक्टर है। ये इंडिया में ग्रांट प्रोवाइड करवाते हैं खुद एक संस्थाओं के कि ये आज के टाइम में आपको पता है कि बेरोजगारी ज़्यादा है, जो हेल्थ की कंडीशन क्या चल रही है, एजुकेशन की क्या चल रही है, वो इसमें आजकल देखने को मिल रहा है। अभी इस एनजीओ के बारे में डिस्कस करेंगे अपने कि ये एनजीओ कैसे ग्रांट देते हैं, कौन से सेक्टर में देते हैं, और इसके बारे में हमने जानते हैं। ठीक, तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये इंडियन फंड प्रोवाइड करवा रही है, जिसके लिए ये उन सेक्टरों में प्रोवाइड करवा रही है जहाँ पे आदिवासी एरिया, और जहाँ पे आदिवासी एरिया में वहाँ पे कोई डेवलप नहीं है, जैसे कि एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, हेल्थ की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पे। पर्यावरण में कोई पर्यावरण को लेके वहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी वहाँ पे हर तरीके से एजुकेट नहीं है। आदिवासी एरिया हो गया, या जहाँ पे स्लम एरिया हो गया, जिस एरिया में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ये स्लम एरिया है अभी भी, ठीक है, जहाँ पे लोगों को हर चीज़ की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पे सामाजिक एंड प्रणाली जो भी काम होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन एरिया में ये ग्रांट प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो गांव में हो चाहे शहरों में हो। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे गांव में या शहर में जो भी क्वेरीज आ रही है, एक जेन्युइन क्वेरीज होनी चाहिए कि हमारे गांव में, एग्जांपल लेके चलें, गांव में एजुकेशन नहीं है, हेल्थ की सुविधा नहीं है, यहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्ट या जो भी है रास्तों की सुविधा नहीं है, शहर तक पहुंचने की सुविधा नहीं है। इस चीज़ पे अपने ये ग्रांट प्रोवाइड करवाती है। बाकी आप ये लिंक आपको दिख रहा है, ऐसे कॉपी कर लीजिएगा और इसके बारे में पढ़िएगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट आप अप्लाई करते हो प्लीज़ उसकी गाइडलाइंस जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गाइडलाइंस में ही आपका प्रोजेक्ट सेंक्शन करने की वो ट्रिक्स छुपी होती है। क्योंकि कोई भी आप प्रोजेक्ट अप्लाई करते हो विदाउट अगर गाइडलाइंस पढ़े आप अप्लाई कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट सेंक्शन नहीं होगा, क्योंकि गाइडलाइंस में वो प्रॉपर्ली एक टॉपिक में होते हैं कि आप इस जैसे आप पहले उस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री जान ली कि ये किस केस में देता है, पर डिपेंड नहीं है कि आपको उसी साल, जिस साल में अप्लाई कर रही हूँ, कि वो एजुकेशन हेल्थ इसमें दे। वो पर्टिकुलर एक टॉपिक देता है कि इस टॉपिक पे आपको ग्रांट हम प्रोवाइड कराएंगे, इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर ग्रांट तक, ये होता है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक लेके चलें अपने इसमें कम्युनिटी, वेनरेबल कम्युनिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है अल्ट्रा पुअर फैमिलीज। अल्ट्रा पुअर फैमिली का मतलब ये होता है कि जो सामुदायिक नहीं होते, आदिवासी टाइप, जो मिश्रित, मतलब जो पुराने मिश्रित सामुदायिक जो अल्ट्रा ग्रीक परिवार होते हैं, उनको मेजर किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। यानी जो पिछले काफ़ी टाइम से ये ग्रांट दे रहे हैं, इन टॉपिक्स पे ग्रांट दे रहे हैं। दलित समाज हो गया, विशेष रूप से जो पैसों से जुड़े हुए हैं, पैसे जो होते हैं ना, एक अलग इनका रुतबा होता है, अलग ही उनके रहन सहन सब कुछ अलग होता है उनका, जैसे आदिवासियों का होता है उसी तरह। और इसमें जो अपने जमीन और संसाधनों से लड़ रहे आदिवासियों का संबंध, महिलाएं, मतलब इस तरह का प्रॉब्लम ये रहेगा। विकलांगों के लिए जो विशेष रूप से बच्चों को अलग से कैटेगरी में रखा गया है। स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, मैंने आपको पहले बोला कि जो हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, कि आजकल गांव में हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही है, कि हेल्थ की प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहे हैं, विकलांग बच्चे हैं गांव में हैं तो उनको प्रॉपरली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही है। आपको पता है कि विकलांग बच्चे तो अपने फैमिली पे डिपेंड्स होते हैं वो सारा, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी आ जाता है कि भी अगर कोई इनको टेक केयर करने वाला मिल जाए, तो वहाँ पे एक जैसे कि डिसेबिलिटीज कोई हॉस्टल, कोई एक संस्था ओपन हो जाए कि वहाँ पे प्रॉपरली उनको केयर कर सकें उनकी। दूसरा जो शिक्षा के लिए
जो एजुकेशन वहाँ पे काम है। आप कई कई ऐसे राजस्थान, कई मैं ऐसे कुछ स्टेट मेजर करके चलूँ जहाँ पे स्कूल दूर दूर है, यानी यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर स्कूल है। अब छोटे बच्चे हैं वो तो जा नहीं पाएंगे, बड़े बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं साइकिल पे या कोई बस से या कोई अपने व्हीकल से चले जाते हैं। तो इस एरिया को इस तरह के एरिया कवर किया जाता है। छोटे बच्चे हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। ठीक है। दूसरा कि आप जो एनजीओज हैं, एनजीओ प्रॉपरली काम कर रहे हैं, कुछ एरिया में ऐसे डेवलप एरिया में काम कर रहे हैं, जो अब कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, जो एसटी एससी को लेके काम कर रहे हैं, जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये फंड प्रोवाइड करवाती है अच्छा खासा। ठीक है। अब इसमें आपको ये प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा जो भी गाइडेंस हो उसमें। अब तीसरे टॉपिक पे हमने चलते हैं। तीसरा टॉपिक है प्योरिटी ऑफ जियोग्राफिक एरिया, कि आप ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो आप अप्लाई करोगे वो मैं कहाँ कहाँ, कि कौन कौन से एरिया, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कवर किया जाएगा ये एरिया जो आपका प्रोजेक्ट है। वो आपका जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। आपको नाम से पता लग रहा है कि ये थोड़ा स्लम एरिया या पिछड़े स्टेट्स में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी जंगल्स वगैरह ज़्यादा है, तो इसलिए इनको इस कैटेगरी में रखा गया है। वैसे गुजरात भी है, राजस्थान भी है, इसमें देखो मेंशन किया, महाराष्ट्र, गुजरात, अंडमान निकोबार, यूपी भी स्लम एरिया, राजस्थान में कुछ एरिया ऐसा जो स्लम एरिया का है, मतलब जहाँ पे मतलब रेगिस्तान है बट आसपास मतलब एक गांव दूसरे गांव से बहुत डिस्टेंस पे है, तो उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है कोई फैसिलिटी लेने में। अब जहाँ मान लो कोई बीमार है पास वाले गांव में, या आज से 16 किलोमीटर दूर अगर कोई हॉस्पिटल है, पीएचसी है कोई है, तो वहाँ पे पहुँचने तक में टाइम लगता है, तो प्रॉब्लम्स तो है ही। अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो इमरजेंसी को 16 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, ये चीज़ प्रॉब्लम्स आती है। अब जैसे कि अब ये देख लो, पर्टिकुलर इन्होंने शहर का नाम दिया, मेवाड़ हो गया, हदोती हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया कुछ यूपी के, एमपी के बॉर्डरिंग जो यूपी और एमपी के हैं, और कुछ साउथ ईस्टर्न गुजरात हो गया, नॉर्थन आंध्र प्रदेश हो गया। इसमें राजस्थान भी है, राजस्थान का भी है, राजस्थान का भी कुछ पार्ट आया है इसमें, ये है ना, राजस्थान का भी पार्ट है इसमें। आप ये भी एरिया का, पर जो प्रोजेक्ट बनाओ इन एरिया को देख के ही बनाना। आप ऐसे नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर के हो, गुजरात, पंजाब, हरियाणा पंजाब के भी हो, तो इसमें ये कवर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि और पर्टिकुलर ये इस एरिया में काम कर रहे हैं। अगर आपके पास इस एरिया में प्रोजेक्ट लगा रहे हो, आपके पास कुछ ऐसा प्रूफ है कि हाँ भी हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग आप ये प्रोजेक्ट लगा सकते हो। बट आप फिर भी एक बार गाइडलाइंस जरूर पढ़ लीजिएगा। अब तीसरा टॉपिक है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया को देख के चले हम, इनकी क्राइटेरिया क्या क्या है तो वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है कि ये एनजीओ ऐसे कामों को समर्थन करती है जो लोक भलाई के लिए हो। उद्देश्य आपका साफ साफ रहना चाहिए। जो समूह आपके अंदर जुड़े हैं उनका उद्देश्य है, आप जो कार्य करें, चाहे एक करें चाहे एक से अधिक करें, कोई क्षेत्र में करें, तो वहाँ पे पूरी डिटेल होनी चाहिए आपके पास कि आपका विजन क्या है उस काम करने को, चाहे स्वास्थ्य, चाहे हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, या किसी चीज़ में हो, तो पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और इसके जो अलावा जो एनजीओ को फंडिंग दी जा रही है, मान लो कोई भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, या कोई भी एक पीएचएफ भी होती है, ठीक है, पीएचएफ का समर्थन भी करेगा इसमें आपको पूर्ण रूप से। अगर कोई संस्था आपको प्रोवाइड करवा रही है प्रॉपर्ली हेल्पिंग, तो आपको पूरी हेल्प की जाएगी इस प्रोजेक्ट में वाले। और दूसरी बात कि इसमें आपको ये रहेगा कि आपको जो शहर गांव दोनों इंक्लूड किए जाएंगे। अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ यूनिक टॉपिक्स हैं तो आपको शहर विलेज दोनों कवर किए जाएंगे। मैं आपको फिर से प्रॉपरली, और फिर बाद में आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको एफसीआरए मैंडेटरी है सर। आप जो भी प्रोजेक्ट लगाओगे उसमें, कोई भी एनजीओ लगाओ तो उसमें एफसीआरए होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये फॉरेन का एनजीओ है, तो फॉरेन के एनजीओ ग्रांट लेने के लिए एफसीआरए रिक्वायरमेंट रहती है सर। और दूसरी बात फिर आपका ये होता है कि आपके पास 12 एटीजी रहना चाहिए, एफसीआरए रहना चाहिए, और लास्ट 3 ईयर की ऑडिट रिपोर्ट और एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट, ये दोनों मैच की होनी चाहिए। अगर आपके पास ये मैच है तो आपको ग्रांट अवश्य मिल जाएगी। अगर वो कई, आपको पता है कई एनजीओ ऐसे हैं जो ओनली पेपर वर्क करते हैं, तो पेपर वर्क करने के लिए भी आपके पास
कोई काम कर रहे हो तो प्रॉपरली उसके प्रूफ होने चाहिए। जो भी आप काम उसमें ऑडिट में डालोगे उसकी प्रूफ होनी चाहिए, स्नैप्स होनी चाहिए, जो आपकी इन्विटेशन दिए उनके जो आए हैं पर्सन उनकी फ़ोटो। तो क्या है कि सामने वाले को ये रहता है कि हाँ इनके पास प्रूफ है, इन्होंने रियलिटी प्रोग्राम किया है, तो इसलिए। अब ग्रांट पे आते हैं। ग्रांट इसमें कोई पर्टिकुलर ग्रांट नहीं है कि आप ये ग्रांट आपको इतनी ही मिलेगी। आपको डिपेंड करता है कि आपकी गतिविधियाँ क्या है, मतलब आपका मिशन क्या है, किस चीज़ में काम कर रहे हो। आपको ये भी नहीं है कि आप इसमें कोई लॉकिंग पीरियड है, कोई लॉकिंग पीरियड भी नहीं, बट स्टार्टिंग में आपसे ये एनजीओ ट्रस्ट नहीं करेगा, तो आपको ईयर बाय ईयर या मंथ बाय मंथ आपको ग्रांट प्रोवाइड करवाएगा। जैसे आपको इस पर ट्रस्ट हो जाएगा, ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए ग्रांट प्रोवाइड करने लग जाएंगे। बट आपको ये भी बताना पड़ेगा इसमें कि आप मॉनिटरिंग कौन करोगे। जैसे आपको ग्रांट दी, इसको प्रूफ देना पड़ेगा कि हम ग्रांट दे रहे हैं आपको, तो इसका कोई प्रूफ आपके पास होगा। ठीक है, ये जिसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है, इसमें इसमें कोई साइज नहीं है कोई ग्रांट का। एप्लीकेशन क्या है कि एप्लीकेशन इसमें ऑनलाइन अप्लाई होगी। जो भी आप ग्रांट प्रोवाइड इसमें अप्लाई करोगे पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास अटैचमेंट होनी चाहिए। आप मान लो कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हर प्रोजेक्ट के लास्ट में बताता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ क्वेरीज है, मैं आपको एनजीओ के ऑल डॉक्यूमेंट अभी लिस्ट बता देता हूँ, प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा जब भी आप मेरी वीडियोस देखें। एनजीओ का सर्टिफिकेट, एनजीओ की डीड, एनजीओ का पैन कार्ड, एनजीओ का नीति आयोग, मेंबर लिस्ट विद केवाईसी। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी आपका स्टाफ है क्या क्या डेजिग्नेशन पे है उनकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। एक लेटर हेड पे आपकी ट्रस्टी की डिटेल्स आ गई, दूसरे आपके कितने आपके मेल्स फीमेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपके ये रहता है। उसके बाद में प्रॉब्लम्स ये आती है कि अब जो आपने करवा दिया उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली ये रहता है। उसके बाद आप लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट, लास्ट ईयर की एनुअल रिपोर्ट रहती है और ये चीज़ रहती है। ठीक है सर, अगर कोई भी क्वेरीज या होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सर।